ये सारा देखिए, सबसे मेन जो इसका कंपोनेंट है वो कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड सम क्वांटिटी ऑफ जिप्सम। ऐसे 9 से 10 जो आइटम होता है उससे मिलकर बना होता है पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, आपको एक स्क्रीन रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें देखिए सारा कंपोनेंट्स आपको दिए हुए होंगे। यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड यानी लाइम, ठीक है, सिलिका SiO2 20 to 24%, एल्यूमिना यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, बहुत ही स्टेबल कंपाउंड होता है ये Al2O3। ये एल्यूमिनियम का जो एक्सट्रैक्शन होता है Al2O3 से एल्युमिनियम जो प्राप्त करते हैं, यानी रिडक्शन इसके ऑक्साइड का करना है, उसके लिए हम लोग कौन सा मेथड वो करते हैं, वो यूटिलाइज करते हैं। हॉल हेराल्ड मेथड पढ़े थे, याद है कुछ? हॉल हेराल्ड मेथड। उससे पहले हम लोग उसमें पढ़े थे बायर्स मेथड। बायर्स मेथड से क्या किया जाता है, इसका कंसंट्रेशन बढ़ाया जाता है और इसको ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो एल्युमिनियम जो है ये आपका कंपाउंड आया, इसीलिए बता रहे हैं इसमें, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। फर्स्ट एल्युमिनियम हम लोग बॉक्साइट ओर को लेते हैं, उसको क्रशिंग वगैरह करते हैं, स्मॉल पीसेस में वो करते हैं, वॉश करते हैं। उसके बाद बेयर्स मेथड से उसको ऑक्साइड फॉर्म में चेंज कर देते हैं, जिसको हम लोग लीचिंग भी बोलते हैं, यानी केमिकल मेथड यूटिलाइज करते हैं इसके कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ से Al2O3 मिलता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी एल्यूमिना, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। इसको हम लोग हॉल हेराल्ड मेथड से फिर इसको एल्यूमिनियम यहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये बेसिक है, मतलब इस तरीके से आप मतलब ये हो गया कि एक स्टेप में आप इसको स्टेप बाय स्टेप करते। बाकी इसमें बेयर्स मेथड में भी अलग अलग मेथड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये सब हम लोग यूज करते हैं उसको कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए, और वहाँ पे अलग अलग तरह का हम लोग वो क्रियोलाइट वगैरह ये सब चीज यूटिलाइज करते हैं ताकि इसको एक्सट्रैक्ट किया जाए, एक्सट्रैक्टेबल फॉर्म में लाया जाए। लेकिन ये 3 स्टेप हम लोग उसमें करते हैं कि उसको पहले ड्रेसिंग करते हैं ओर का, यानी स्मॉल स्मॉल पीसेस में उसको क्रश वगैरह करके छोटे छोटे पीसेस में वो करते हैं, पाउडर करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बेयर्स मेथड से उसका कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं और फिर हॉल हेराल्ड मेथड से उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करके हम लोग एल्युमिनियम प्राप्त करते हैं। तो ये है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिना भी है इसमें 5 to 7%। उसके बाद मैग्नीशिया, मैग्नीशिया है 2 to 3%। फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 1 से 2.5%। सल्फर ट्राईऑक्साइड 1 से 1.5%। और सल्फ्यूरिक ऑक्साइड, यह गलत लिखा है, सल्फ्यूरिक ऑक्साइड SO2 होगा 1%। और पोटेशियम ऑक्साइड K2O 1%। तो ये सब क्या है, देखिए ये जितने भी हैं ये कुछ ना कुछ अमाउंट में उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन मेन कंपोनेंट आपका जो क्या है, आगे जब हम इसको क्लिंचिंग वगैरह मेथड में जाएंगे, वहां पे क्या करते हैं कि इसको हीट करते हैं, रोटेट। एक जैसे मान लीजिए हॉलो पाइप सा है, ठीक है, वो एक स्लाइडिंग इंक्लाइंड उसको सेट किया गया है और उसमें उसको रोटेट किया जा रहा है। जो ऊपर वाला पोर्शन है वहां से हम लोग क्या करते हैं कि जो मटेरियल है जिससे हम लोग सीमेंट बनाते हैं वो डालते हैं, और नीचे जो पोर्शन है वहां हम लोग हीट देते हैं ताकि वहां तक आते, जब वो रोटेट करते करते मिक्स करते करते आए तो वहां पे इसको इतना एनर्जी मिले, हीट एनर्जी मिले कि वो आपस में रिएक्ट करके कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम एल्यूमिनेट वगैरह में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, और उसको हम लोग ग्राउंड कर लेते हैं, कूल करते हैं, और फिर उसमें जीवन का क्वांटिटी मिलाते हैं, और इस तरीके से हमारा सीमेंट जो है वो तैयार हो जाता है। तो पोर्टलैंड सीमेंट अभी के टाइम में वाइडली यूज्ड मटेरियल है। इसमें स्लैग सीमेंट भी दिया हुआ है, पुजलोना सीमेंट भी दिया हुआ है। तो पुजलोना सीमेंट का मतलब होता है वो जो डस्ट वगैरह से जो राख बोलते हैं ना उससे बना होता है। स्लैग
आपने पढ़ा ही था, स्लैग होता है जो आपको रिफाइनरी जो से जो फर्नेस वगैरह से जो रिफाइनरी मिलता है, जिसमें आयरन या फिर मेटल्स का कुछ पार्ट्स होता है, और बाकी स्लैग जो पत्थर वगैरह चूना वगैरह ये सब होता है, उसको हम लोग उसको मिलाकर जब सीमेंट बनाते हैं तो स्लैग सीमेंट होता है। तो स्लैग सीमेंट का यूटिलाइजेशन उतना नहीं होता है इसमें, क्योंकि ये जो सेटिंग का टाइम होता है इसका बहुत लंबा होता है। सीमेंट में दो उसका जो हार्ड होता है उसको दो फेज में किया जाता है, पहला सेटिंग और दूसरा हार्डनिंग। ठीक है, तो सेटिंग में क्या होता है कि सेटिंग में उसके क्रिस्टल पहले तो वो हाइड्रोलाइसिस होगा, उसका हाइड्रेशन होगा, वाटर उसमें मिलाया जाता है, वाटर से वो रिएक्ट करेगा, वाटर से रिएक्ट करने के बाद क्या होगा वो कि उसके बाद उसके क्रिस्टलाइन फॉर्मेट चेंज होगा, यानी जो सैंड है, स्टोन है, जो जिसको एग्रीगेटर बोला जाता है, ये सब क्या है, ये सब भी कुछ 70 to 80 के परसेंटेज में उसमें मिलाया जाता है और बाकी सीमेंट होता है। तो इस क्वांटिटी में जब उसको मिलाया जाता है तो ये उस सीमेंट के साथ क्या होता है कि सीमेंट क्या करता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में चेंज होता है, और वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या होता है करता है कि इनको उसी में क्रैप कर लेता है, पकड़ के रखता है। ये तो रिएक्ट करेंगे नहीं, स्टोन तो रिएक्ट करेगा नहीं सीमेंट से, रिएक्ट अगर करता तो उसका कंपोजिशन चेंज हो जाना चाहिए था। तो लेकिन जो सीमेंट चेंज होता है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में, उससे उसको स्ट्रेंथ मिलता है और वो प्लास्टिक मास की तरह, एक हेवी सॉलिड मास की तरह डेवलप हो जाता है। तो सबसे पहले जो है कि टाइप क्लासिफिकेशन ऑफ सीमेंट, तो सीमेंट को 4 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है, नेचुरल सीमेंट, फिर पुजलोना सीमेंट एंड स्लैग सीमेंट एंड पोर्टलैंड सीमेंट। तो हम लोग यहाँ पे पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में पढ़ेंगे, और आजकल पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट भी बहुत ज्यादा यूटिलाइज होता है बहुत जगह पे। लेकिन पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट में क्या होता है कि थोड़ा उसको रेट ऑफ जो सेटिंग होता है वो थोड़ा अल्टर होता है। तो ये जो है उसके कंपोनेंट बेसिस पे क्लासिफाइड किया गया है कि किस तरह के कंपोनेंट से मिलकर उसको बनाया जा रहा है। सीमेंट का क्लासिफिकेशन हम लोग सेटिंग के बेसिस पे भी करते हैं, जो कि कितना टाइम वो सेट करने में ले रहा है। कोई बहुत जल्दी सेट हो जाता है, कोई जो सेट भी अगर होगा तो इतना मतलब वो स्ट्रेंथ नहीं, क्रिस्टलाइन नहीं हो पाता, इतना स्ट्रेंथ नहीं, इतना हार्ड नहीं हो पाता है कि उसमें जो जो कील वगैरह है वो गद सके। तो वहां पे है कि वो सॉफ्ट रहेगा थोड़ा, उसमें आराम से नेल्स वगैरह जो है वो आसानी से इन कर जाते हैं उसको पंच करने पे। तो तो इसमें एक चीज सबसे पहले जो हमको समझ में आ रहा है कि पोर्टलैंड सीमेंट बना किस किस से होता है, कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड जिप्सम का मिक्सचर होता है। इसे सीमेंट को हम हाइड्रोलिक इन नेचर भी बोलते हैं, क्योंकि सीमेंट का ये प्रॉपर्टी होता है कि जैसे हम उसको हाइड्रोलाइसिस से हाइड्रेट करेंगे, यानी उसमें पानी मिक्स करेंगे, तो वो क्या होगा, उसका हाइड्रोलाइसिस होगा, यानी वाटर जो होगा वो बॉन्ड वाटर मॉलिक्यूल के साथ वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में बॉन्ड में चला जाएगा। उस बॉन्ड के कारण, क्रिस्टलाइजेशन के कारण क्या होता है कि वो एक सॉलिड जो है के फॉर्म में धीरे धीरे डेवलप होता है, जिसका स्ट्रेंथ जो होता है वो काफी होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड जिप्सम का हाइड्रोलिक नेचर का सब्सटेंस होता है सीमेंट, जिसको हम अगर वाटर से सीमेंट और वाटर को मिक्स करेंगे तो सीमेंट पेस्ट बनेगा, जो कि एक प्लास्टिक मास होता है। और ये हाइड्रोलाइसिस के कारण जो वाटर का आपको जेल एंड क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट में आगे तब्दील हो जाता है, बन जाता है। देखिए इसमें वाटर भी जो हम लोग डालते हैं, कितना वाटर डालेंगे ये भी लिमिटेशन है। अगर जरूरत से ज्यादा वाटर अगर हम डाल दिए तो भी वो उसका स्ट्रेंथ खराब हो जाएगा,
और जरूरत से अगर कम वाटर मिला, अगर वो पूरी तरीके से हाइड्रोलाइसिस यानी उसका जितना उसको वाटर मॉलिक्यूल चाहिए था क्रिस्टलाइजेशन के लिए, उतना अगर वाटर मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइजेशन के लिए नहीं मिला, तो भी वो क्या हो जाएगा, वो अच्छे से सेट नहीं करेगा। तो जो इंटरलॉकिंग क्रिस्टल जो डेवलप होता है सीमेंट में, वही क्या करता है कि एग्रीगेटर यानी सैंड, ग्रेवल या फिर वो जो क्या बोलते हैं उसको, पत्थर, ये सबको क्या करता है, उसको बाइंड करके एक जगह रखता है और उसी से वो उसका सॉलिडिफिकेशन हो पाता है, और हम लोग कास्टिंग वगैरह या फिर ब्रिक्स वगैरह का जो है कंस्ट्रक्शन वर्क इतना कर पाते हैं। तो सॉलिडिफिकेशन ऑफ सीमेंट, सीमेंट के सॉलिडिफिकेशन को 2 स्टेज में हम लोग समझ सकते हैं। एक होता है पहला सेटिंग, सेटिंग यानी उसका जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर डेवलप होना, ठीक है, यानी जो स्टेप मास है, जैसे ही हम लोग पानी डालते हैं, पानी डालने के बाद क्या करते हैं, उसको मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद उसको कहीं ना कहीं ले जाके उसको यूटिलाइज करते हैं। तो वो यूटिलाइजेशन जो उसको मिक्स करके हम लोग क्या करते हैं कि पानी वगैरह से मिक्स करके, तो वहां पे वो रिएक्ट करता है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ वो कंपाउंड बनाता है। उस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं सेटिंग, ठीक है, यानी स्टिफनिंग ऑफ ओरिजिनल प्लास्टिक मास ड्यू टू जेल फॉर्मेशन, यानी जेल लाइक स्ट्रक्चर बनता है। जब भी आप सीमेंट को आप घोल कर अगर देखेंगे तो वो जेल लाइक यानी चिपचिपा सा स्ट्रक्चर, वो गीला गीला सा वो बनता है, जेल टाइप का, ठीक है। अब उसमें आप पानी ज्यादा वो कर देंगे तो फ्लो होने लगेगा, लेकिन अगर आप लिमिटेड एक सुटेबल अमाउंट ऑफ वाटर अगर उसमें मिक्स करेंगे तो वो जेल लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं वो सेटिंग। जब वो क्या होता है कि अपने जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को डेवलप करना शुरू करता है, ठीक है, यानी वो एक वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करना शुरू करता है, वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा, तब वो क्या करेगा, उसके बाद वो वाटर मॉलिक्यूल उसके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में जाकर अपना पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा। तो इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं सेटिंग। और डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ, समझे, यानी इस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के कारण, जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, इंटरलॉकिंग क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो डेवलप हुआ है उस मिक्सचर के कारण, वो क्या करता है, वो अब क्या करेगा, स्ट्रेंथ डेवलप करेगा, जो कि धीरे धीरे जैसे जैसे वो हार्ड होगा, जैसे जैसे वो हार्ड होगा, वो क्या होगा, उसमें स्ट्रेंथ आते जाएगा, उसमें जो है पावर, यानी उसको जो है ब्रेक करने के लिए अब हमको उतना ही ज्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो सॉलिडिफिकेशन ऑफ सीमेंट को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक सेटिंग और दूसरा हार्डनिंग। सेटिंग क्या हो गया, स्टेफनिंग ऑफ द ओरिजिनल प्लास्टिक मास ड्यू टू जेल फॉर्मेशन। जेल फॉर्मेशन यानी हम लोग पानी डालेंगे, उस पानी को उसमें मिक्स करेंगे, वो जेल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, यानी उसका क्रिस्टलाइजेशन होता है। उसके बाद वो क्रिस्टलाइजेशन जो है धीरे धीरे हार्डनिंग में कन्वर्ट होता है, हार्ड स्ट्रक्चर डेवलप होता है, जिस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हार्डनिंग, जिसके द्वारा वो स्ट्रेंथ ऑक्यूपाई करता है, यानी वो मजबूत होता। तो इतना चीज तो है। पहले एक प्रोसेस चलते हैं कि पोर्टलैंड सीमेंट बनता कैसे, ठीक है। तो उस प्रोसेस में क्या होता है कि पहले तो सबसे पहले हम लोग रॉ मटेरियल लेंगे, सेटिंग, और दूसरा हार्डनिंग। तो सेटिंग में क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन होता है उसका, हम लोग वाटर मिलाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है, क्रिस्टलाइजेशन होता है, यानी वो अपना रिक्वायर्ड शेप जो है रिएक्शन के बाद एक्वायर करता है। उसके बाद हार्डनिंग में क्या होता है, हार्डनिंग में वहां से उसका स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होता है, वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होने, जेल लाइक स्ट्रक्चर से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है, और वो क्या होता है कि वहां से वो धीरे धीरे क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए रिएक्ट नहीं होता, ठीक है, अगर रिएक्ट नहीं होते रहता, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में डेवलप नहीं होता,
तो क्या होता है, हम लोग अगर छत को कास्टिंग करने के बाद 24 आवर्स के बाद उस पर वाटर सप्लाई करते हैं, वाटर पानी का छिड़काव करते हैं, पता है ये आप लोग को। अगर मान लीजिए कि जैसे आज ही हमने कास्टिंग किया है और आज ही उस पर अगर पानी डाल दे तो क्या होगा? तो फिर धुल जाएगा। हाँ, बह जाएगा या खराब हो जाएगा। इससे क्या होता है कि अगर हम उसको कुछ उस मिक्सचर को जब हम वो कर देते हैं, जब ढालने के लिए यूटिलाइज कर देते हैं, उसको मिक्स करके जेल लाइक स्ट्रक्चर बनाया, उसके बाद उस मिक्सचर को कास्टिंग के लिए इस्तेमाल कर दिया, तो या फिर जहाँ यूज करना है उसको इस्तेमाल कर दिया, उसके बाद उसको कुछ टाइम देना पड़ता है, 1 दिन का लगभग, उसको अपना जो वाटर के साथ जो रिएक्ट किया है, जो वाटर मॉलिक्यूल है उसके साथ क्रिस्टलाइजेशन होने, वो क्रिस्टलाइजेशन जब हो जाएगा तब उस पे अगर हम वाटर का छिड़काव करते हैं, वाटर डालते हैं, तो उस पर कोई भी असर या प्रभाव नहीं पड़ता, इफेक्ट नहीं पड़ता। वही है, आप 1-2 दिन के बाद अगर उसी छत पे जाके, जिससे आज कास्टिंग हुआ है, 1-2 दिन के बाद आप जाके पानी डालेंगे तो उस पे तो जो कास्टिंग हुआ है वो बहेगा ना दहेगा, कुछ नहीं होगा, वो तो जैसा आपका था वैसा रहेगा। उल्टे उस समय जब हम पानी डालते हैं तो वो और हमारे कास्टिंग को मजबूत होने के लिए हेल्प करता है। आप देखेंगे कि ऐसे भी, जैसे आज शाम को अगर कहीं पे कास्टिंग हुआ है छत वगैरह का, 1 दिन के बाद आके उस पे फिर एक 12 घंटे के बाद, जैसे रात को हुआ है, कल को उस पे आके फिर एक घोल सा बोलता है कि वो देते हैं। वो देने के पीछे भी यही होता है कि जो जैसे क्रिस्टलाइजेशन में, जब वो क्रिस्टलाइजेशन होगा उसका, तो आपस में जो बॉन्डिंग बनेगा उससे कहीं पोर्स तो नहीं रह गया बीच में। जो पोर्स अगर होगा तो उसमें वो मटेरियल जाके वहां पे निकल जाएगा, उसको ढक देगा बराबर। सेटिंग एंड हार्डनिंग, तो इसीलिए जो होता है 1-2 दिन के बाद हम लोग उस पर पानी वगैरह देते हैं या उस पर थोड़ा बहुत लोड देते हैं, क्योंकि वो जिस दिन उसको कास्टिंग या फिर वो करते हैं वो खुद ही बिल्कुल सॉफ्ट होता है। जब तक वो सेट नहीं होगा तब तक हम उस पे क्या करेंगे, कोई भी मतलब प्रेशर वगैरह नहीं दे सकते हैं। जब सेटिंग उसका हो जाता है तब उस पे हम लोग पानी वगैरह का छिड़काव करते हैं, वहां से वो हार्डनिंग फेज में जाने लगता है, यानी मजबूत। अब देखिए ये बनता कैसे है। सबसे पहले हम लोग जो रॉ मटेरियल है, क्ले या फिर सेल भी इसको बोलते हैं, इन दोनों को एक प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस के थ्रू गुजारते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस के थ्रू उसको वो करते हैं। ये फर्स्ट प्रोसेस है आपका, जो रॉ मटेरियल है उसको हम लोग क्यूरिंग प्रोसेस की तरफ लेना। सेकेंड जो है, वहां पे अब हम लोग क्या करेंगे, क्रशिंग। इसको हम लोग क्या करते हैं, क्रशिंग। क्रशिंग किए, अब क्या हो गया, क्रशिंग के बाद जो लाइम प्लस क्ले और सेल, क्ले या सेल का जो मिक्सचर था उसको हम लोग ग्राउंड टुगेदर कर लेते हैं, एक साथ उसको मिक्सचर को निकाल लिए, ठीक है। जो मिक्सचर जो क्रश किया हुआ था लाइमस्टोन एंड क्ले, उसको हम लोग क्या किया, मिक्स हो गया है, उसको क्या किया, बाहर निकाल लिया। एक होता है स्ट्रक्चर आपका किल्न, इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, सिलेंडर का होता है, लगभग 6 मीटर के करीब इसका डायमीटर हो सकता है और 18 मीटर तक लंबा ये हो सकता है। इसमें क्या करते हैं, ऊपर इंड से इसी मिक्सचर को हम लोग क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, और ये क्या होता है, रोटेट होते रहता है, घूमते रहेगा, और नीचे का जो एरिया है यहाँ पे हम लोग हीट देते हैं। जैसे जैसे ये घूमते रहेगा धीरे धीरे ये नीचे उतरते जाएगा, नीचे उतर के ये यहाँ पे जब आएगा तो जब इसको हीट मिलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, इसको किल्न बोलते हैं, किल्न, इस जो स्ट्रक्चर को KILN, किल्न, इसमें वो रोटेट होते रहता है और यहाँ पे नीचे सिरे पे हम उसको हीट देते रहते हैं, तो वहां से ये हीट लेता है, तो हीट लेके ये क्या करता है, ये आपस में रिएक्ट करके तब ये सीमेंट में कन्वर्ट होगा। तो
अब क्या हुआ, जब इसको हमने हीट दिया तो ये आपस में जो मटेरियल सब जब हम उसमें डाला है, क्ले वगैरह, लाइमस्टोन, ये आपस में रिएक्ट करेंगे और वो क्लिंकर फॉर्म में वहां से हमको मिलेगा। यहाँ पे हम उसमें क्या करते हैं, जिप्सम को ऐड करते हैं, हमारा पाउडर्ड पोर्टलैंड सीमेंट तैयार हो गया, बाहर निकाल लेते। तो स्टेप सिंपल है, बस यही है कि ये थोड़ा क्रशिंग वगैरह इसमें ज्यादा होते उसको होता है, तो डस्ट वगैरह का इसमें ज्यादा ख्याल रखना है, थोड़ा इन डस्ट पॉल्यूशन वगैरह यहाँ पे उसको कंट्रोल करके रखना पड़ता है। ठीक है, और भी बहुत सारे मटेरियल इसमें मिलाए जाते हैं अलग अलग क्वालिटी या फिर अलग अलग तरह का प्रॉपर्टी को अचीव करने के लिए। तो इसमें मेन रोल किसका है, किल्न का, रॉ मटेरियल और किल्न। किल्न क्या है, KILN, KLN, ये क्या है, एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है जिसके एक सिरे से हम लोग क्या करते हैं, पाउडर्ड क्रस्ट जो है रॉ मटेरियल इनपुट करते हैं, दूसरे सिरे पे हम इसको हीट देते रहते हैं यहाँ से, और इस हीट को यूटिलाइज करके ये क्या होता है, सीमेंट में कन्वर्ट होता है, और उस सीमेंट में हम लोग जिप्सम ऐड करते हैं और वहां से हमारा पोर्टलैंड सीमेंट तैयार हो गया। ठीक है, तो इस किल्न में जो है आपका 4 स्टेप प्रोसेस है। पहला जो है इवेपोरेशन, पहला जो सबसे ऊपर का स्टेप होता है, जो यहाँ पे हम हीट देते हैं, तो सबसे फर्स्ट फेज में क्या होगा, तो देखिए फर्स्ट फेज में होता है इवेपोरेशन, यानी जो रॉ मटेरियल है जो है हमारा, उसमें अगर मॉइस्चर है तो उस मॉइस्चर को हम लोग क्या करते हैं, इवेपोरेट करते हैं, हट जाता है। यहाँ से गर्म नीचे से हीट दे रहे हैं तो उस हीट से जो ऊपर जो फर्स्ट फेज होगा उसमें मॉइस्चर वहां से रिलीज हो जाएगा, निकल जाएगा। दूसरा जो स्टेज है डिकम्पोजिशन, ठीक है, वहां क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा। ठीक है, यहाँ पे डिकम्पोजिशन होगा और CO2 भी यहाँ से रिलीज हो जाएगा, हट जाएगा। तो ये क्या होता है, कैल्सिनेशन इसको बोलते हैं हम लोग, इस स्टेप को कैल्सिनेशन एंड, तो सेकेंड स्टेप क्या होता है, कैल्सिनेशन, यानी डिकम्पोजिशन एंड CO2। इसके बाद क्या होता है, क्लिंकरिंग। ठीक है, क्लिंकरिंग कहाँ होगा, नीचे पे, यहाँ पे, जब क्या होगा, कैल्शियम और सिलिकेट मिलके कैल्शियम सिलिकेट फॉर्म करेंगे। तो थर्ड स्टेप जो है हमारा फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट यहाँ पे फॉर्म हो गया, और फोर्थ स्टेप हमारा हो गया कूलिंग, और इस तरीके से हमको पोर्टलैंड सीमेंट मिल गया कि हार्डनिंग एंड सेटिंग। तो बस इतना ही ब्रीफ, बस आपको इसके बारे में नॉलेज बस रखना है, इसमें डिटेल नॉलेज नहीं है, लेकिन हम जो रिएक्शन होता है केमिस्ट्री का चूंकि वो है, तो हम यहाँ पे रिएक्शन इसका लिखे हैं, एल्युमिनियम कैल्शियम एल्यूमिनेट को वाटर मिलेगा तो कैसे वो क्रिस्टलाइज होगा, 880 किलो जूल एनर्जी वहां पे होगा। जो नेक्स्ट वो है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट, ये जब रिएक्ट करेगा वाटर मॉलिक्यूल से तो किस तरीके से ये क्रिस्टलाइज होगा। उसके बाद कैल्शियम सिलिकेट जब वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट होगा तो वो टर्बोमोनाइट बनाता है जेल, वो जेल किस तरीके का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में डेवलप होगा। तो यहाँ पे जो है आप जो देख रहे, ये तीनों जो है इनिशियल क्रिस्टलाइजेशन स्टेप में जाता है, खासकर ये दोनों ऊपर वाला जो है ये सबसे पहले क्रिस्टलाइन होगा और उसके बाद नीचे वाला। तो ये तीन वो है जो कि हीटिंग के बाद क्लिंक में ये हीटिंग होता है, जो कि हम लोग क्लिंकरिंग प्रोसेस जो बोलते हैं। तो ये तीनों कंपाउंड वहां से फॉर्म होता है सीमेंट बनाने के उसमें, और ये तीनों का क्रिस्टलाइजेशन रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, और ये तीन एक रिएक्शन और उधर होगा 4। ये जो आपका CAF एंड CS जो लिखा हुआ है, C फॉर कैल्शियम और S फॉर सिलिकेट, ये ऊपर वाले में जो लिखा हुआ है देखिए, ये इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, C फॉर कार्बन नहीं, इसको समझिएगा, कैल्शियम, यहाँ पे 4 कैल्शियम है, एल्यूमिनेट यानी एल्यूमिनो, Al2O3 और फेराइट,
Fe2O3, इसका ये मिक्सचर, ये क्रिस्टल फॉर्म है। यहाँ पे फिर ये वाटर मॉलिक्यूल को लेकर क्रिस्टलाइज होगा, तो यहाँ पे क्या है, ये क्रिस्टलाइन और जेल स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे इस तरीके से डेवलप होगा। तो ये चीज जो है फर्स्ट और ये सेकेंड, ठीक है, इसमें भी जेल बनता है और यहाँ भी ये भी जेल लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। तो कैल्शियम सिलिकेट जो होता है वो जेल लाइक स्ट्रक्चर में डेवलप होता है, और बाकी ये सब जो है ये इनिशियल क्रिस्टलाइजेशन में ये लोग चले जाते हैं, यानी शुरू से ही सेटिंग के फर्स्ट फेज में ये क्रिस्टलाइज हो जाएगा। तो रिएक्शन है, रिएक्शन को समझने का कोशिश कीजिएगा, नहीं अगर होगा तो फिर एक बार पूछ लीजिएगा। बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, ठीक है। बैगिट, बोरोन का 5, एल्युमिनियम 13 एटॉमिक नंबर है, गैलियम, अब देखिए यहाँ पे 8 जोड़ दिए इसमें, अब यहां से वहां पर में 18 जोड़ेंगे, 13 18 31, गैलियम। इंडियम, इंडियम में भी 18 जोड़ दीजिए। अब इंडियम के आगे थैलियम में फिर 32 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे एफ आ जाता है 4F, तो वहां 32 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 49 + 32 81 थैलियम। तो इस तरीके से आप उसका जो है एक का अगर एटॉमिक नंबर आपको याद है तो आप पूरे पीरियोडिक टेबल का आप उसको कर सकते हैं। तो ग्रुप 13 के एलिमेंट को याद रखने के लिए ये ट्रिक बता रहे हैं, BAG, बैग, IT, बैगिट। B फॉर बोरोन, A फॉर एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम, फिर G फॉर गैलियम, I फॉर इंडियम और T फॉर थैलियम। इसका 5, एक का याद रहना चाहिए, 5 और 8 13, 13 और इसका 18, इसमें जोड़ेंगे 31, इसमें भी 18 जोड़ेंगे तो 49, और इसमें 32 जोड़ेंगे तो 81। पहला जो होता है 2F में 2 और 2P में 6, तो कितने हो गए 8। अब 3 जैसे ही आएगा तो 3F, 3P एंड 3D, ये 3 आएगा, तो यहाँ 2, यहाँ 6 और यहाँ D में कितने होते हैं 10, तो कितने हो गए 18, ठीक। उसके बाद 4F, जैसे 4F, 4P, 4D, 4F, यहाँ 2, 6, 10, 14, तो 2, 6, 2, 8, 8 और 10 18, 18 और 14 32। समझ में आया? तो उस दोनों में ना केवल डी ब्लॉक तक ही खत्म हो जाता है, गैलियम और इंडियम में डी सेल ही रहता है, एस नहीं आता है, ठीक है, एस में इलेक्ट्रॉन नहीं आता है, इसलिए हम उसको क्या करते हैं 4s नहीं जोड़ते, इसलिए 18 18 जोड़ा था वहां पे, ठीक है। लास्ट वाले में थैलियम वाले में एफ आ जाता है, इसलिए उसमें 32 जोड़ दिए। तो आप अगर एटॉमिक नंबर भूल जाते हैं किसी का अगर उस समय, तो इस तरीके से भी आप उसको याद कर सकते हैं कि बोरोन, बैगिट, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बोरोन का 5, एल्युमिनियम का 8, उसमें 13, गैलियम का उसमें 18 ऐड कर दीजिए 31, इंडियम का उसमें फिर 18 ऐड कर दीजिए 49, और थैलियम का उसमें 32 ऐड कर दीजिए 81। आपके लिए एक टास्क है, खासकर हम लोग का जो है ऊपर वाला जो चीज है वो याद रहता है, बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियोन, तो ऊपर वाला
जो है मैग्नीशियम, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, ये सब चीज जो ऊपर का 10-20 एलिमेंट है वो हमको याद रहता है। उसका जनरल वैलेंसी क्या शो करता है उसके आधार पे भी हम ग्रुप वो कर सकते हैं। जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, तो ये एक एक शो करता है, तो ये फर्स्ट ग्रुप का ही एलिमेंट होगा। मैग्नीशियम है, सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट होगा, 2 वैलेंसी शो करता है। बोरोन, कार्बन, कार्बन 4 शो करता है, तो 14 वाले का होगा। ओके, फिर आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं।